बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो आज के सेशन में हम इन दो चीज़ों को क्लियर करेंगे और साथ में देखेंगे कि जब हम यानी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारा सांस लेने का रेट क्या होता है, यानी कितनी दफ़ा हम सांस लेते हैं, और जब हम रेस्ट में होते हैं तो कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे कंपोजिशन जो है इनहेल्ड एयर की और एक्सहेल्ड एयर की। तो रिब केज के बारे में हम प्रीवियस सेशन में क्लियर कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं इधर फिर समराइज़ कर देता हूँ इनको जल्दी से। तो ये हमारे पास बैकबोन है, ये जो वाइट कलर के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास चेस्ट बोन है, या जिसे हम कहते हैं सीने की हड्डी यानी स्टर्नम। और ये हमारे पास रिब्स मौजूद हैं जो कि अटैच हैं किसके साथ, पीछे से बैकबोन के साथ और आगे से स्टर्नम के साथ। इनमें से 7 हमारे पास ट्रू रिब्स हैं जो ब्लैक कलर में मैंने शो की हैं, और 3 हमारे पास फॉल्स रिब्स हैं, और साथ में ये 2 जो ब्लैक कलर में शो की हैं ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी है। तो टोटल जो है हमारे पास 24 रिब्स हैं। अब ये जो रिब्स हैं, एक रिब को दूसरी रिब के साथ एक मसल्स जोड़ते हैं ख़ास किस्म के, जो इधर मैं रेड कलर में ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मसल्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर का मतलब है दरमियान में, कोस्टल लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है पसलियों के लिए। तो पसलियों के दरमियान जो मसल्स मौजूद होंगे उन्हें आप कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। अक्सर हम बकरे की चांपें खाते हैं, बेसिकली वो पसलियाँ होती हैं बकरे की, तो उसके ऊपर जो मसल्स मौजूद होते हैं, जो गोश्त लगा होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और एक यहाँ पे मस्कुलर शीथ मौजूद होती है, यहाँ हम कह सकते हैं मसल्स की एक लेयर मौजूद होती है, यहाँ पे यूँ इधर, यहाँ पे ब्लू कलर में शो करने लगा हूँ, इस तरह यहाँ पे लेयर मौजूद होगी जो कि डूम शेप होगी। डूम का मतलब होता है गुंबद की तरह की, थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई यूँ यूँ, इस तरह से। इस शीथ को जो कि मसल्स की बनी हुई है, जो हमारे ऊपर वाली कैविटी को यानी थोरेसिक कैविटी को, ये आपके पास चेस्ट कैविटी है जिसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, इसको अलहदा करती है हमारी पेट की कैविटी से यानी एब्डोमिनल कैविटी से। इस शीथ को हम कहते हैं डायाफ्राम। इस शीथ का नाम है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी को अलहदा करता है हमारी पेट की कैविटी से यानी एब्डोमिनल कैविटी से। और चूंकि ये एक मसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करेगा। ये हमारे पास है मस्कुलर शीथ, तो मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। इसी तरह ये भी मसल हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ब्रीथिंग करना यानी सांस लेना, बेसिकली हमारा टॉपिक तो ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग के अंदर शामिल हैं 2 फेजेस, एक सांस अंदर लेके जाना इनहेल करना, और दूसरा सांस एक्सहेल करना यानी बाहर निकालना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ब्रीथिंग के हमारे पास 2 फेजेस हैं। एक जो है सांस को अंदर लेके जाना और दूसरा है सांस को फेफड़ों से बाहर निकालना। तो इनहेल और एक्सहेल दोनों इकट्ठे ही एक ब्रीथ कहलाएंगे, यानी सांस ली सांस निकाली तो मैं कहूँगा मैंने एक ब्रीथ यानी की है। तो ब्रीथिंग के अंदर ये दोनों प्रोसीजर शामिल होंगे। अब होता क्या है कि जब हमने इनहेलेशन करनी है यानी हवा को अंदर लेके जाना है फेफड़ों के अंदर,
तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह डायाफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये खिंचाव पैदा करेंगे किसके ऊपर, पसलियों के ऊपर। ये क्या करेंगे, खिंचाव पैदा करेंगे पसलियों के ऊपर, और पसलियां जो हैं थोड़ी सी आगे को भी मूव करेंगी, ठीक है, और थोड़ी सी ये ऊपर को भी मूव करेंगी। यानी जो हमारा रिब केज है वो थोड़ा सा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिस तरह देखें ये नॉर्मल स्टेज में थी, अब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डायाफ्राम ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और हमारे पास जो रिब केज था वो थोड़ा सा फैल गया है, ठीक है, यानी उसके अंदर जगह ज़्यादा हो गया। इसी तरह डायाफ्राम जो है ये डूम शेप में था, ये भी सीधा हो जाएगा, यानी लेस डूम्ड हो जाएगा इस तरह, लेस डूम। और हमारी जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट कैविटी है उसमें एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी इसके मुकाबले में यहाँ पे अब क्या हो गया, एरिया ज़्यादा। तो इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे एरिया ज़्यादा हुआ है। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हमारी पसलियाँ आगे को भी मूव की हैं और ऊपर को भी, और साथ में डायाफ्राम जो डूम शेप था ये थोड़ा सा सीधा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर एरिया ज़्यादा हो गया। और हम जानते हैं कि एरिया जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जब एरिया ज़्यादा हुआ, एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ बड़ी सिंपल सी, कि अगर हम पाइप से पानी लगा रहे हो तो जितना हम आगे से एरिया पाइप का कम करते हैं उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है। तो इसका मतलब जैसे ही इधर एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जब एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूँकि एरिया जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसके मुकाबले में तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और प्रेशर बाहर माहौल में क्या है अब ज़्यादा, तो माहौल में प्रेशर ज़्यादा है और फेफड़ों की तरफ प्रेशर कम है, तो चीज़ मूव करेगी या गैस मूव करेगी हाई प्रेशर से लो की तरफ। तो ऑटोमेटिकली जो बाहर मौजूद हवा है वो रश करेगी, भागेगी और हमारे फेफड़ों में आ जाएगी। और फिर क्या होगा, एल्वियस जो है यानी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और उसमें से जो ऑक्सीजन है जितनी हमें चाहिए वो ले ली जाएगी और हमारे खून को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इन्हेलेशन होती है। अब हमने क्या करना है कि जो हवा अंदर गई थी उससे हमने रिक्वायर्ड ऑक्सीजन निकाल लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने शामिल कर दिया है। अब उस हवा को बाहर निकालना है। अब सिर्फ सिंपल सा काम होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ये भी रिलैक्स करेंगे। यानी जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे तो हमारे पास जो रिब केज है या पसलियाँ हैं ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। और जो डायाफ्राम है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया है, डायाफ्राम ये भी रिलैक्स करेगा और वापस अपनी डूम शेप में आ जाएगा, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही ये होगा एरिया अंदर क्या आ जाएगा, कम, और प्रेशर अंदर क्या आ जाएगा, ज़्यादा। और यही प्रेशर फेफड़ों पे पड़ेगा और फेफड़े स्क्वीज़ होंगे यानी कोलैप्स होंगे और उनमें से हवा बाहर को मूव आउट कर जाएगी। तो ये थी हमारे पास एक्सहेलेशन। और जैसे ही एक इनहेलेशन हुई और एक एक्सहेलेशन हुई तो हम कहेंगे भाई एक ब्रीथ ली या उस ऑर्गेनिज्म में या उस ह्यूमन ने। तो ब्रीथिंग के दोनों पार्ट आपने पढ़ लिए किस तरह से होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
अब जब हम सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, यानी ब्रीथिंग रेट जो है, ब्रीथिंग रेट से मुराद है कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी दफ़ा यानी ब्रीथ करते हैं। यानी ब्रीथ मैंने भी बताया, सांस लेना और सांस निकालना एक ब्रीथ है। तो 1 मिनट में कितनी दफ़ा हम ब्रीथ करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। तो रेस्ट के अंदर हमारा ब्रीथिंग रेट जो है, ब्रीथिंग रेट ये 16 से 20 टाइम्स होता है। यानी 1 मिनट के अंदर हम 16 से 20 दफ़ा ब्रीथ करते हैं। तो 2 कंडीशन हैं, या तो हम रेस्ट कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रेस्ट की हालत में ये होता है 16 से 20 गुना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए आप क्या करोगे, ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ोगे, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन, और क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी को आप इस्तेमाल करोगे अपने काम करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, मसल्स के काम के लिए। तो इसी को तो हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। तो जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, आपने रेस्पिरेशन, आपके सेल्स ने ज़्यादा की और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी अब ज़्यादा बन रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जिसे आप कहते हो रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर उसे आप कहते हो। अब वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को वो देखते हैं कि वो किस लेवल पे है। अब उसके अंदर एक लेवल सेट है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपके अंदर रेस्पिरेशन ज़्यादा और या ज़्यादा एनर्जी के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बन रही है। तो उस तरह जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, उस जैसे ही वो अपने लेवल से अप होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर आपके ब्रेन में मौजूद है वो क्या करेंगे, उसके सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, और वो फिर पैगाम देंगे आपके लंग्स को कि भाई अब ब्रीथिंग रेट को ज़्यादा कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ठीक है। और इसके नतीजे में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे, एक्सलेशन करेंगे, तो उसके नतीजे में इन्हेलेशन भी करनी पड़ेगी, तो हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलेगी। तो ये हमारे पास ब्रेन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रा किया। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसको आपकी बुक पे रेस्पिरेटरी सेंटर लिखा गया। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, इसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये डिटेक्ट करेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अपने लेवल से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो फिर क्या होगा, ये हुक्म देंगे किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यहाँ सिंपली कह रहे हैं कि आपके लंग्स को ये ऑर्डर करेंगे कि भाई अब आप ब्रीथिंग रेट जो है उसको ज़्यादा कर दो। तो इसका मतलब कि आपके अंदर जो है या आपका जो बॉडी है वो इस तरह मेंटेन नहीं है कि वो आपको कहे कि भाई हमें कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, बल्कि वो क्या कहेगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से निकालो, ये जो बन रही है ना, जो लेवल से ज़्यादा हो गई है, इसको बाहर निकालो। तो इसकी वजह से ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। तो एक्सरसाइज जब आप करते हो तो ब्रीथिंग रेट तकरीबन डबल हो जाता है, 30 से लेके 40 गुना तक
चला जाता है ब्रीथिंग रेट। अब आपने पढ़ लिया ब्रीथिंग के पार्ट, इन्हलेशन कैसे होती है पढ़ लिया, एक्सहेलेशन कैसे होती है वो भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा आपने पढ़ लिया कि अगर यानी एक्सरसाइज करें तब ब्रीथिंग रेट कितना है, रेस्ट की हालत में ब्रीथिंग रेट कितना है। अब हम बड़ा सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे कि हमने सांस ली है, इनहेल की है, तो यहाँ पे इन्हलेशन लिख देते हैं क्योंकि ये इन्हलेशन को यहाँ पे शो किया था। आपने इनहेल किया तो इनहेल एयर जो है उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, और जो एक्सहेल एयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो इनहेल एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो होगी 21%, लेकिन जो एयर आप बाहर निकाल रहे हैं फेफड़ों में से उसमें एयर की कंपोजिशन होगी 16%, तो 5% जो है आपके खून में चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर में जो हवा आप फेफड़ों में लेके गए थे उसमें थी 0.04%, लेकिन चूंकि आपने ब्रीथ किया ही इसलिए था कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए, तो एक्सहेल एयर में 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, इनहेल एयर में भी नाइट्रोजन 79% है, और हमारे पास एक्सहेल एयर में भी नाइट्रोजन जो है वो 79% है। वाटर वेपर्स को देखा जाए तो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि कोई पक्का नहीं है कितने होंगे, और जब बाहर निकलते हैं तब भी वेरिएबल होंगे। अगर आप डस्ट पार्टिकल्स को देखें तो जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं हमारे लंग्स में थोड़े बहुत जाएंगे, वेरिएबल लिख लेते हैं, लेकिन जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब जो है हमारे पास डस्ट पार्टिकल नहीं होते, नो डस्ट पार्टिकल। और टेम्परेचर अगर देखा जाए, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो टेम्परेचर एयर का वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो एक्सहेल एयर है उसका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। तो ये इनहेल एयर और एक्सहेल एयर की कंपोजिशन थी। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आई होगी। जहाँ से आपको मालूम नहीं हुआ आप कमेंट सेशन में रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, उस पर रब्ता करना हुआ तो फ्रीली आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ, अल्लाह हाफिज़।